மக்களவையில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பேசி வருகிறார். அதனை காணலாம். अब बैठ जाओ भाई, हो गया, माइक बंद हो गया। अध्यक्ष जी ने मुझे खड़ा किया भाई। प्लीज माननीय सदस्य बैठ जाइए। आपको पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, आज विपक्ष के सदस्य श्री गौरव गोगाई जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर सदन में उपस्थित हुए थे, इस पर मैं मेरे विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। इसलिए इसी अनुच्छेद 75 को प्रतिबंधित करने के लिए लोकसभा के नियम 198(1) से 198(5) तक मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव रखने की प्रक्रिया नियत की गई। माननीय अध्यक्ष जी, जब से आजाद हुए तब से 27 अविश्वास प्रस्ताव और 11 विश्वास प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत हुए। சுதந்திரம் அடைந்ததிலிருந்து பல நம்பிக்கையில்லா தீர்மானங்களும் 11 நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானங்களும் இந்த அவையிலே விவாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। कई எதிர்க்கட்சியினர் बड़े जन आंदोलन நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வருவது வழக்கம். भावना को प्रतिबिंबित करने के लिए अविश्वास के प्रस्ताव लेकर आते हैं। மக்களின் एक अविश्वास का प्रस्ताव எண்ணங்களை பிரதிபலிப்பதற்காக சில சமயங்களில் इसमें प्रधानमंत्री और நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வருவர். न जनता को अविश्वास है, न सदन को अविश्वास है, और ये विश्वास प्रस्ताव लेकर आए। இப்போது इसका उद्देश्य மக்களுக்கும் ஆட்சி மீது நம்பிக்கை இருக்கிறது, பாராளுமன்றத்துக்கும் ஆட்சியின் மீது நம்பிக்கை இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட நிலையிலே இவர்கள் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई अविश्वास प्रस्ताव जब आप लेकर आते हो तो इस पर जो चर्चा होती है वो चर्चा में सरकार के विरोध में कुछ मुद्दे तो रख देते। मैंने पूरे भाषण ध्यान से நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வரும்போது அரசுக்கு எதிரான சில விஷயங்களை பற்றி நீங்கள் பேசியிருக்க मैं வேண்டும். निश्चित रूप से निर्णय पर पहुंचा हूं। ये अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल भ्रांति खड़ा करने के लिए लाया गया है। ये प्रजा की इच्छाओं का प्रतिबिंब नहीं। உங்களுடைய உரைகளை எல்லாம் கேட்ட பிறகு எனக்கு नहीं है। என்ன தோன்றுகிறது என்றால், நீங்கள் सवाल इसलिए பரபரப்பை ஏற்படுத்துவதற்காக இந்த जो நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள். विरोध में बोले हैं और जो समर्थन सदन का दिखाई पड़ा है, मतदान होगा तब होगा जो कराएंगे तो, परंतु जो समर्थन दिखाई पड़ा है वो बताता है कि अल्पमत का सवाल नहीं। और जनता में भी विश्वास है मान्यवर। जनता में विश्वास इसलिए है कि देश के 60 करोड़ गरीबों को उनके जीवन में नई आशा का संचार अगर कोई एक प्रधानमंत्री और एक सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार। ஜனங்களுக்கும் இந்த ஆட்சியின் மீது நம்பிக்கை இருக்கிறது. ஏனென்றால் 60 கோடி மக்களுக்கு ஏதேனும் நன்மை நடந்திருக்கிறது என்றால் அது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் காலத்தில் தான் நடந்திருக்கிறது. நான் நாடு முழுவதும் சுற்றுகிறேன், மக்களிடையே செல்கிறேன். நான் பல இடங்களில் மக்களோடு பேசி இருக்கிறேன். நான் எந்த இடத்திலும் ஒரு நம்பிக்கையின்மையை காணவில்லை. मैं बताता हूं दादा, बंगाल का भी बताता हूं। मान्यवर, ये सरकार, मैं इस सदन के सामने आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं। आजादी के बाद कोई एक सरकार और कोई एक नेता में जनता को सबसे ज्यादा विश्वास है
तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार நான் உங்களின் மூலம் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு தெரிவிப்பது என்னவென்றால் बहुमत से சுதந்திரத்திற்கு பிறகு ஏதேனும் ஒரு பிரதமர் மீது மிகுந்த நம்பிக்கையை மக்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் என்றால் அது நரேந்திர மோடி அவர்கள்தான். पूर्ण मत से, पूर्ण बहुमत से दो बार भारतीय जनता पार्टी को चुना गया. 30 साल के बाद पहली बार 2014 பிறகு முழு பெரும்பான்மையோடு பாரதிய ஜனதா கட்சியை ஆட்சிக்கு தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்றனர். 2 முறை தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்றனர். 30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 2 முறை தொடர்ந்து தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்றனர். ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो आजादी के बाद देश में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कोई है तो नरेंद्र मोदी. और ये मैं नहीं कहता, சுதந்திரத்திற்கு பிறகு दुनिया भर के कई सर्वे மக்களால் விரும்பப்படுகின்ற ஒரு தலைவராக நரேந்திர மோடி இருக்கிறார். सबसे ज्यादा एक भी छुट्टी लिए बगैर 24 घंटे में से 17 घंटे काम करने वाला कोई प्रधानमंत्री है. சுதந்திரத்திற்கு பிறகு ஒரு நாள் கூட விடுமுறை எடுக்காமல் 24 மணி நேரத்தில் 17 மணி நேரம் வேலை செய்கின்ற ஒரு பிரதமராக நரேந்திர மோடி இருக்கிறார். किलोमीटर और सबसे ज्यादा दिन प्रवास करने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी. நாடு முழுவதும் कोई सरकार பல இடங்களுக்கு சென்று பல மணி நேரம் உழைக்கின்ற ஒரே பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள். कांग्रेस पार्टी की सरकार 35 साल तक अक्षुण्ण रूप से चली, कई सालों तक चलते हैं. तब 2, 3, 4 निर्णय ऐसे होते हैं जिसको युगों तक याद किया. माननीय नरेंद्र मोदी सरकार 9 साल हुए, 9 साल में 50 से ज्यादा फैसले ऐसे हैं जो युगांतकारी फैसले हैं जो इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों से मंडित. मान्यवर, आज 9 अगस्त का दिन है. 9 अगस्त के दिन இன்று ஆகஸ்ட் 9ஆம் महात्मा தேதி गांधी ने हमारे आजादी के आंदोलन के एक नए अध्याय की शुरुआत की. இன்று மகாத்மா காந்தி அவர்கள் நமது சுதந்திர போராட்டத்தின் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கினார். क्विट इंडिया का नारा दिया. வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தை தொடங்கினார். ये 9 साल के अंदर 2014 से 2023 में लगभग 9.5 साल में एक नए प्रकार का राजनीतिक युग का शुरुआत किया. मान्यवर, இந்த 9 ஆண்டுகளில் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஒரு புதிய அரசியல் भ्रष्टाचार, परिवार ஆட்சியினை கொண்டு வந்திருக்கிறார். तुष्टीकरण के नासूर से ग्रसित रही குடும்ப ஆட்சி, ஊழல் இல்லாத ஆட்சி कोई भी கொண்டு வந்திருக்கிறார். विजय पराजय के आंकड़ों के एनालिसिस करने वाले पंडित सारे जय पराजय को देख ले. मोदी जी के 2014 के विजय के தேர்தல்களில் வெற்றி தோல்விகளை ஆய்வு செய்கின்ற ஆய்வாளர்கள் भ्रष्टाचार से प्रभावित थे, भ्रष्टाचार எல்லா முடிவுகளையும் தேடி பார்க்கட்டும். परिवारवाद से மோடியை போன்ற ஒரு தலைவர், ஊழலை ஒழித்த ஒரு தலைவர், குடும்ப அரசியலை ஒழித்த ஒரு தலைவர் யாரும் இருக்க முடியாது. और तुष्टीकरण से प्रभावित जनादेश. भारतीय लोकतंत्र को ये 3 नासुरों ने घेर लिया था. नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को हटाकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को तरजीह दी. और आज இந்த 3 குற்றங்களையும் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஒழித்திருக்கிறார். குடும்ப அரசியல், फिर भी ஊழல், कहीं दूर வளர்ச்சி, तक भ्रष्टाचार भी बैठा है, बच गया है. परिवारवाद तो दिखाई ही पड़ता है और तुष्टीकरण की राजनीति भी चलती है. इसलिए मोदी जी ने आज नारा दिया है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट. मान्यवर, अगर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण एक क्विट इंडिया अगर कर लेते हैं तो इस देश की राजनीति में मोदी जी ने 2014 से एक नए युग की शुरुआत करी है, विकास के युग की. वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कल्पना के भारत की निर्मित 2047 के बहुत साल पहले कर देगी. इसका मुझे पूरा विश्वास है. இந்த 3 குற்றங்களையும் ஒழித்துவிட்டால் நம் நாடு 2047க்கு முன்பு ஒரு வல்லரசாக ஆகிவிடும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. विपक्ष का उद्देश्य है कोई भी हो, विपक्ष का अधिकार है अविश्वास का प्रस्ताव ले आते.
और मैं तो कई बार मानता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव से पार्टियों के और गठबंधनों के चरित्र उजागर होते। कई बार अविश्वास நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வருவது ஒரு ஜனநாயக முறை. 3 अविश्वास प्रस्ताव का இதனால் जिक्र करना கூட்டணிகளுடைய தரம் என்ன என்பது முடிவாகும். अविश्वास प्रस्ताव है यूपीए सरकार के खिलाफ जो हम विपक्ष में थे तब लेकर आए थे, और एक अविश्वास प्रस्ताव एनडीए सरकार के खिलाफ था जो यूपीए जब विपक्ष में थी तब 1993 நாங்கள் ஒரு முறை என்டிஏ नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस की யூபிஏ அரசுக்கு எதிராக கொண்டு வந்தோம். यूपीए ஒரு முறை எங்களுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு सरकार வந்தது. बचानी होती है, नरसिम्हा राव जी को बचानी थी। कांग्रेस का मूल सिद्धांत है येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना, सत्ता में बने रहने का प्रयास करना। ना इसके लिए सिद्धांत होते हैं, ना नीतियां होती है, ना औचित्य होता है। யூபிஏ அரசுக்கு எதிராக நாங்கள் கொண்டு வந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் நரசிம்மராவ் जीत गई और बाद में कई அவர்களுக்கு எதிராக जेल की सजा हुई स्वयं नरसिम्हा राव जी को हुई, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को घूस देकर अविश्वास प्रस्ताव நரசிம்மராவ் ஆட்சியின் போது நாங்கள் கொண்டு வந்தோம். சாமதான வேத தண்டங்களை உபயோகப்படுத்தி அந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை காங்கிரஸ் கட்சி தோற்கடித்தது. ஆனால் அதற்கு பின் பலர் அதற்காக ஜெயிலுக்கு செல்ல வேண்டியிருந்தது. ஜார்க்கண்டில் பலருக்கு லஞ்சம் கொடுத்த வழக்கில் அவர்கள் ஜெயிலுக்கு செல்ல வேண்டியிருந்தது. और मान्यवर इस सदन ने उस वक्त सबसे कलंकित घटना देखनी पड़ी। सांसदों को करोड़ों रुपए की घूस देनी पड़ी और हमारे ऑनेस्ट सांसद वो रुपया लेकर पीठ के सामने आए और कहा कि हमें संरक्षण चाहिए, हमें रुपया ऑफर किया गया और वो सरकार बचा ली। மன்மோகன் சிங் ஆட்சியின் போது ஒரு सरकार के सामने अविश्वास நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டது. அப்போது அரசின் சார்பில் ஓட்டளிப்பதற்காக எனக்கு லஞ்சம் கொடுக்கப்பட்டது என்று பெட்டியில் பணத்தோடு ஒரு உறுப்பினர் சபைக்கு வந்து இதை நான் என்ன செய்வது என்று கேட்டார். இவர்களுடைய நம்பிக்கையில்லா தீர்மானங்களின் வெற்றி எல்லாம் இப்படிப்பட்டது. इसको त्याग कर येन केन प्रकारेण सत्ता को संभालना। நம்முடைய பாரம்பரியம், வரலாறு, ஜனநாயக முறை இவற்றையெல்லாம் மதிக்காமல் சாமதான வேத தண்டங்கள் முறைகளை பயன்படுத்தி எப்படி ஆட்சியில் நிலைத்திருப்பது நீடித்திருப்பது என்பதை பற்றியே அவர்கள் யோசித்தார்கள். और अविश्वास प्रस्ताव आया मान्य, ये जो कांग्रेस ने किया वो हम कर सकते थे, क्योंकि 93 में नरसिम्हा राव जी ने देश के सार्वजनिक जीवन को एक एग्जाम्पल पूरा कर दिया था कि सरकार ऐसे भी बचाई जा सकती है, करोड़ों रुपया देकर भी बचाई जा सकती है, हम भी कर सकते हैं। வாஜ்பாயி அரசின் போது ஒரு முறை நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டது. அரசை காப்பாற்றுவது எப்படி என்பதை நரசிம்மராவ் சொல்லிக் கொடுத்து விட்டார். அதே போல நாங்களும் செய்திருக்க முடியும், ஆனால் நாங்கள் அவ்வாறு செய்யவில்லை. मान्यवर सिर्फ एक वोट से सरकार गई, सिर्फ एक वोट से, ஒரு ஓட்டு வித்தியாசத்தில் और कांग्रेस की तरह நாங்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டோம். बचा सकते थे, मगर मैंने कहा ना कि कई बार संकट के समय गठबंधनों और पार्टियों का चरित्र उजागर होता है। यूपीए का ஆனால் யூபிஏ போல நாங்கள் தகடு தத்தங்கள் செய்து வெற்றி பெறவில்லை. ஆனால் நாங்கள் அவ்வாறு செய்யவில்லை. நான் முதலில் சொன்னது போல நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் நம்முடைய கூட்டணியிலே யார் இருக்கிறார் என்பதை நமக்கு காண்பிக்கும். அது போலவே அன்றும் நடந்தது. बहुत सारे सीनियर सदस्य होंगे उस वक्त। मान्यवर एक ही वोट का फर्क, और अंत में गिरधर गोमांग के वोट को हमारे उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री उस वक्त मुख्यमंत्री से शपथ ले चुके थे और वोट डालने आए थे। वो वोट को वैलिड गिनना या नहीं गिनना, मगर ஒரிசாவின் முதல்வராக பதவி ஏற்றிருந்த குமங்கோ அப்போது இங்கே வந்து ஓட்டளித்தார். அவர் அளித்த ஓட்டை எடுத்துக்கொள்வதா வேண்டாமா என்பதை பற்றி யோசித்து அந்த ஒரு ஓட்டின் காரணமாக எங்களுடைய ஆட்சி கவிழ்ந்தது. मगर जनता है जो सब देखती है, जनता है जो। ஆனால் இன்று தருண் கோகோய் அவர்களுக்கு நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன், மக்கள் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். क्या हुआ? बहुत बड़े बहुमत के साथ अटल जी फिर से देश के प्रधानमंत्री। நாங்கள்
நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் தோற்றிருக்கலாம். ஆனால் அடுத்த தேர்தலில் பெரும்பான்மையோடு हम देश में அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அவர்கள் வெற்றி பெற்று வந்தார். के लिए राजनीति में है ये इनके इन प्रकारण सत्ता को बचाने के लिए राजनीति के अंदर नहीं। और ये दो चरित्र आज इस विश्वास प्रस्ताव पर की चर्चा के माध्यम से मैं 130 करोड़ की जनता को याद कराना चाहता हूं। एक और करोड़ों रुपया खर्च कर कर बहुमत खरीदने वाले लोग बैठे हैं और एक बार நான் இந்த சமயத்திலே 130 கோடி இந்திய மக்களுக்கு ஒன்றை சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். देश की जनता ने பல கோடி ரூபாய்கள் செலவழித்து ஆட்சியில் தங்க விரும்புபவர்கள் ஒரு பக்கத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். நேர்மையான முறையில் ஆட்சி सुनना पड़ेगा। செய்பவர்கள் இங்கே மறுபக்கத்தில் அமர்ந்திருக்கிறோம் என்பதை சொல்லிக்கொள்ள सुरेश விரும்புகிறேன். जी ये तो ट्रेलर है, अभी ट्रेलर है। मान्यवर अभी बात निकली गरीब कल्याण, हमारी साथी मंत्री अनुप्रिया जी गरीब कल्याण के सारी बातें बता रही। मान्यवर गरीबी हटाओ का नारा दिया, सालों तक गरीबी हटाओ के नारे के आधार पर देश की भोली भाली गरीब जनता का विश्वास प्राप्त किया। ஏழைகள் நலத்திட்டங்கள் பற்றிய பேச்சுக்கு வருவோம். गरीबी जस की तस रहे। கரீபி ஹட்டாவோ, ஏழ்மையை நீக்குவோம் என்ற குரலோடு ஆட்சி செய்தார்கள் அவர்கள். परंतु ஆனால் नरेंद्र मोदी जी के மாற்றம் எதுவும் நிகழவில்லை. मोदी जी के जहन में गरीबी का डंक भी था, दंश भी था, क्योंकि वो स्वयं गरीब के घर से आकर इस सबसे बड़ी पंचायत में है। इन्होंने நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு கரிபி ஏழ்மையை பற்றி யாரும் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியதில்லை. அவரே ஒரு ஏழ்மையான குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர். ஏழ்மையை பற்றி அவருக்கு தெரியும். ढेर सारे मान्यवर सुरेश जी इतने सीनियर मेंबर है, उनको अविश्वास प्रस्ताव का कैरेक्टर मालूम नहीं है। आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हो तो सरकार के समग्र कामकाज पर क्वेश्चन मार्क करते हो और क्योंकि சுரேஷ் அவர்கள் மிகவும் மூத்த உறுப்பினர். ஆனால் அவருக்கு ஒரு நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் அரசின் எல்லா வகையான வேலைகளை பற்றி நம்பிக்கையில்லை என்று சொல்வதற்காகத்தான் கொண்டு வரப்படுகிறது. எனவே எல்லாவற்றையும் பற்றி தான் நான் பேச வேண்டும். धुआं से भरा हुआ घर मोदी जी ने 9.6 करोड़ 9 करोड़ 60 लाख गरीब महिलाओं के घर में गैस का सिलेंडर भेजा और उसकी झूंपड़ी को धुएं से मुक्त ஏழைகளின் குடும்பத்திற்கு मान्यवर 11 करोड़ परिवार கேஸ் சிலிண்டர் தந்து அவர்கள் வீட்டில் இருந்து புகை அடுப்புகளை எல்லாம் அவர் நீக்கினார். कई देशों की आबादी 11 करोड़ से आधी भी नहीं है, पांचवें हिस्से की भी नहीं है, परंतु 11 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास मान्यवर शौचालय नहीं। हर रोज 11 கோடி குடும்பங்களுக்கு கழிப்பறை இல்லாமல் இருந்தது. दर्द 55 सालों तक ये यूपीए कांग्रेस ने नहीं जाना। 55 ஆண்டுகளாக யூபிஏ அரசு இதை பற்றி எல்லாம் அறிந்து கொள்ளவே இல்லை. 72 लाख परिवारों को शौचालय देने का मान्यवर देश के बहुत 11 கோடியே 72 லட்சம் மக்களுக்கு கழிவறைகள் கட்டிக் கொடுக்கும் பணியை மோடி அரசு செய்திருக்கிறது. शुद्ध पीने का पानी नहीं, क्लोराइड युक्त पानी पीते, भरी जुआनी குளோரைடு இல்லாத குடிநீர், சுத்தமான குடிநீர் பல வீடுகளுக்கு இல்லாமல் இருந்தது. मान्यवर मोदी जी ने हर घर नल के माध्यम से 12.65 लाख करोड़ ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் குழாய் மூலம் குடிநீர் என்ற திட்டத்தின் மூலம் 12 கோடி மக்களுக்கு 12 கோடி வீடுகளுக்கு மோடி அரசு குடிநீர் இணைப்பு வழங்கி இருக்கிறது. कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे। मान्यवर मैं पूछना चाहता हूं 10 साल में कितना कर्ज माफ करा भाई? 4 से 14 तक आप 10 साल रहे, कितना मार्च करा? 70,000 करोड़, ठीक है ना? 70,000 करोड़। इसमें से भी இவர்கள் ஆட்சிக்கு வரும்போதெல்லாம் बाकी रह गया, मगर चलो मान ही ले விவசாயிகளின் கடனை நீக்குவோம் என்று சொல்லுவார்கள். 10 ஆண்டுகளில் இவர்கள் 70,000 கோடி ரூபாய் கடனை நீக்கி இருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த அரசு அவர்களுடைய கடனை நீக்குவதிலே
வஜா செய்வதிலே நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் அவர்கள் கடன் வாங்காமல் இருப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்வதற்கு முயற்சிகள் எடுப்பவர்கள். अब देश के किसान तय करे, देश के किसान तय இவர்களுடைய कि एक और 70,000 விவசாயிகளின் कर्ज की लॉलीपॉप देने वाली यूपीए सरकार और एक बार सम्मान के साथ इसके घर में सम्मान के साथ கிசான் சம்மான் நிதி மூலம் பணம் அனுப்பிய மோடி அரசு எங்கே? 70,000 கோடி ரூபாய் மட்டுமே கடன் வஜா செய்த காங்கிரஸ் அரசு எங்கே? ये रेवड़ी नहीं है, ये रेवड़ी नहीं है। हमने ये करने से पहले एक सर्वे किया कि 2.5 एकड़ से कम जिसकी जोत है वो किसान को कितना खर्चा बेसिक खेती के काम के लिए आता है, क्योंकि वो तो मजदूर रखता नहीं है, स्वयं ही இது ஏதோ இலவசமாக நாங்கள் தருவது அல்ல. 2.5 ஏக்கருக்கு குறைவாக நிலம் உள்ள ஒரு விவசாயிக்கு எவ்வளவு செலவு விவசாயம் செய்வதற்கு தேவைப்படும் என்பதை பற்றி நாங்கள் ஆய்வு செய்தோம். मोदी जी ने 6,000 रुपया इसको दे दिया, भैया तुम ऋण ही मत। आपने तो एक बार கடன் எதுவும் வாங்காமல் விவசாயம் இவர்கள் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அவர்களுடைய வங்கி கணக்கில் 6,000 ரூபாய் மோடி அரசு அளிக்கிறது. इस देश में 50 करोड़ लोग ऐसे थे, करीब 60 करोड़ लोग जिनके घर में बीमारी आ जाए तो पिताजी की मृत्यु हो जाएगी इसका डर नहीं लगता था, इलाज का खर्च कितना आएगा इसका डर लगता था. और 50 கோடி மக்களுக்கு வீட்டிலே குடும்பங்களிலே எவருக்கேனும் உடல்நிலை சரியில்லாமல் போனால் தந்தையார் இறந்து விடுவாரோ என்ற பயம் இல்லை, இவருடைய மருத்துவ செலவு எவ்வளவு ஆகுமோ என்ற பயம் இருந்தது. ஆகவே இவர்களுடைய குடும்பங்களுக்கு மருத்துவ செலவுகளை இலவசமாக வழங்குவதற்காக ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதமர் அவர்கள் தொடங்கியிருக்கிறார். 5 லட்சம் ரூபாய் வரை இலவச மருத்துவ வசதி வழங்கும் திட்டம் இந்த ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம். 5 लाख रुपया हर परिवार. मान्यवर, जब हमने बैंक का अकाउंट खोलने की जनधन योजना लेकर आए तब मजाक उड़ाया. நாங்கள் ஜனதன் வங்கி கணக்குகள் தொடங்க முயற்சி செய்த போது எங்களை கேலி செய்தார்கள். अकाउंट तो खोल दिया, अंदर क्या डालेगा जरा बोनी तो कराओ. नीतीश बाबू, आज मेरी बात सुन लीजिए. हमने 49 करोड़ 65 लाख बैंक अकाउंट खोले जिसमें 2 लाख करोड़ गरीबों के जमा है. 49,000 सरकार और केंद्र सरकार கோடி வங்கி கணக்குகள் ஜன்தன் வங்கி கணக்குகள் நாங்கள் தொடங்கி இருக்கிறோம். के माध्यम से जनधन अकाउंट में ट्रांसफर होता है. டைரக்ட் பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மூலமாக இதிலே நாங்கள் பணம் செலுத்தி இருக்கிறோம். एक बार इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था, जो यूपीए से ही थे, उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे. யூபிஏவினுடைய ஒரு பிரதமர் ஒருவர் ஒரு முறை சொன்னார், நான் டெல்லியிலிருந்து 1 ரூபாய் அனுப்பினால் ஏழை மக்களின் கணக்குக்கு 15 பைசா தான் செல்கிறது என்று சொன்னார். மீதமுள்ள 85 காசை யார் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள்? मान्यवर 85 पैसा ये ले जाते थे जिनको इसके अंदर कटकी और बटकी करनी थी. मान्यवर, जो जनधन योजना का विरोध कर रहे हैं वो 85 पैसा. மக்களவையில் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பேசினார். அதில் மத்திய அரசு மக்களுக்கு அளித்திருக்கக்கூடிய சலுகைகள், நலத்திட்ட உதவிகள் மற்றும் பாஜக அரசு, மோடி அரசு மேற்கொண்டுள்ள சாதனைகள் குறித்து தெளிவான திட்ட அறிக்கைகளை தெரிவித்தார். அது குறித்த அந்த காட்சியை பார்த்தோம்.